ये जो कहानी है ये बड़ी ही डिफरेंट कहानी है और ये कहानी हमारे एक पुराने सब्सक्राइबर हैं खालिद साहब, उन्होंने शेयर की है। ये बताते हैं कि मैं काफ़ी अरसे तक एक सिक्योरिटी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे जॉब किया करता था। अब जो लोग सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे जॉब करते हैं या उनको इसकी मालूमात है, उनको अंदाज़ा होगा कि जो सिक्योरिटी गार्ड होता है या जो सिक्योरिटी पर्सनल होता है उसको मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रीज़ के अंदर डिप्लॉय किया जाता है। ये बताते हैं कि 2000 और 2001 चल रहा था और गुलशन मेमार में, या आप कह सकते हैं कि हाईवे पे एक वाटर पार्क ज़ेर तामीर था। वैसे तो इसकी जो भी कंस्ट्रक्शन थी ये मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन शायद अगले हफ्ते या फिर अगले महीने इस पार्क को इफ्तिताह के लिए पेश किया जाना था। खैर, किस्सा मुख्तसर ये बताते हैं कि मुझे वहाँ पे रखा गया और मुझे 1 महीने के लिए वहाँ पे रात की शिफ्ट में डिप्लॉय कर दिया गया। ये जो रात की शिफ्ट थी ये रात के 9 बजे से सुबह के 8 बजे तक चला करती थी और 8 बजे के बाद दूसरा गार्ड आ जाता और फिर मैं अपने घर के लिए रवाना हो जाता। तो शुरू के जो 2-4 दिन थे बड़े नॉर्मल से थे और सब कुछ वैसे ही था जैसे हुआ करता है। ना कोई इस तरह की फीलिंग थी, ना ही किसी भी किस्म का डर खौफ था और ना ही कोई परेशानी वहाँ पे दिखाई दे रही थी। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था और मैं अंदर, यानी जहाँ पे ये स्लाइड वगैरह मौजूद हैं, यानी ये स्विमिंग पूल मौजूद है, उसके सामने चेयर डाले हुए बैठा हुआ था। मैं मुसलसल रेडियो सुन रहा था और मेरे हाथ में एक सिगरेट भी मौजूद थी। जब रात का सन्नाटा हो और दूर दूर तक किसी भी किस्म की आबादी या ट्रैफिक मौजूद ना हो, तो ऐसे माहौल में अगर सुई भी गिराई जाए तो आपको उसकी आवाज़ भी कानों में सुनाई दिया करती है। वैसे ही बैठे बैठे मुझे ऐसा लगा जैसे एकदम से किसी ने पानी के अंदर चलना शुरू किया है, या फिर पानी के गिरने की या पानी की एक आवाज़ सी महसूस हो रही है। हैरान कुन बात यह थी कि मैं इस स्विमिंग पूल के एग्जैक्टली सामने की तरफ मौजूद था, लेकिन वहाँ पे सामने जहाँ पे मुझे ये आवाज़ सुनाई दे रही थी कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा था। बात यह भी थी कि वहाँ पे एक हिस्से में रोशनी मौजूद थी, यानी अभी दूसरे हिस्से में लाइट्स लगना बाकी थी। शायद इसी वजह से ये जो आवाज़ थी शायद उस तरफ से आ रही थी जहाँ पे लाइट मौजूद नहीं थी। अजीब बात ये थी कि वहाँ पे भी गौर करने पे मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन हाँ, सच्ची बात यह है कि वहाँ पे ये जो पानी था हल्का सा मूव हो रहा था, या उसमें छोटी छोटी सी वेव्स मौजूद थी, जैसे कि अभी कुछ देर पहले किसी ने कोई चीज़ या कोई ऑब्जेक्ट इस पानी के अंदर डाला हो। अब इस तरह की जब भी वेव्स उठती हैं तो उसकी यही पॉसिबिलिटी होती है कि कोई चीज़ या तो पानी के अंदर गई है, या फिर जैसे परिंदे वगैरह उड़ रहे होते हैं उनके मुंह से कोई हड्डी या इस तरह की चीज़ गिर जाए, या पानी के अंदर अगर पत्थर को फेंका जाए तो इस तरह से लहरें बना करती हैं। मैं अब तक मुतमईन था और मैंने सोचा कि वाकई में कोई परिंदा वगैरह रात में रास्ता भटक गया होगा, यहाँ से गुजर रहा होगा और उसके मुंह से कोई चीज़ नीचे गिर गई होगी। मैं दोबारा से उस प्रोग्राम की तरफ फोकस कर रहा था जो रेडियो पे मुझे मुसलसल सुनाई दे रहा था। मैं मुसलसल सिगरेट के कश पे कश लगा रहा था और मुझे नहीं पता था कि आने वाले लम्हे में मेरे साथ किस किस्म का वाक़या पेश आने वाला है। आप यकीन करें कि मेरा ख़्याल है कि 10 या 15 मिनट मज़ीद गुजरे होंगे कि मुझे दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता करके ये आवाज़ें आना शुरू हुईं। अब ऐसा लग रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता कोई पानी से या तो निकल रहा है या फिर पानी के अंदर दाखिल हो रहा है, क्योंकि ये जो आवाज़ें थीं सरासर वैसे ही आवाज़ें थीं। अब की बार मैंने जब उस अंधेरी की तरफ देखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई लड़की जो कि 25-26 साल की होगी, वो पानी के अंदर से निकल के स्लाइड की तरफ बढ़ती चली जा रही है। ये जो स्लाइड थी ये मुकम्मल तौर पे कंस्ट्रक्ट हो चुकी थी और ये बड़ी लंबी और बहुत ही खौफनाक स्लाइड थी। अजीब बात ये थी कि देखते ही देखते ये लड़की ना सिर्फ उस स्लाइड के ऊपर चढ़ना शुरू करती है, जैसे कि आमतौर पे लड़के या बच्चे उल्टा स्लाइड के ज़रिए ऊपर जाया करते हैं, कुछ ऐसी ही हरकत वो लड़की मुझे करती हुई दिखाई दे रही थी। अजीब बात ये थी कि इतनी रात में इस स्विमिंग पूल में इस स्लाइड के पास इस लड़की का यहाँ पे, जो कि पार्क अभी तक खुला भी नहीं है, मौजूद होना, और उसके साथ साथ ना सिर्फ मौजूद होना बल्कि पानी से निकल के स्लाइड पे लड़के या बच्चों की तरह चढ़ना जैसे कि आमतौर पे लड़कियां नहीं किया करती, ये सब कुछ वाकई में हैरान कुन था। इससे ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि वो जो भी लड़की थी वो अपने पैरों और हाथों दोनों का इस्तेमाल कर रही थी
जैसे कोई चौपाहा हो, कोई जानवर हो जो ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। एक अजीब कन्फ्यूजन थी। हालांकि मैं गार्ड था, मेरे पास गन मौजूद थी, बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं मुकम्मल तौर पे पजल्ड हो चुका हूँ। मेरी बॉडी ने मूव करना छोड़ दिया है और मैं चाहने के बावजूद भी अपने हाथों को, अपने जिस्म को कोई मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ। खैर, जैसे जैसे वो लड़की ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, एक तो उसकी रफ्तार बढ़ रही थी और दूसरे मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि इसके हाथ और पाँव कुछ अलग तरह के हैं। यानी इस औरत के जो पाँव थे वो बज़ाहिर उल्टे दिखाई दे रहे थे, जबकि उसके हाथों पे जो उंगलियां मौजूद थीं वो इस कदर लंबी थीं और उन पे जो नाखून थे वो इस कदर बड़े थे कि आमतौर पे लड़कियों की इस तरह की लंबी उंगलियां या नाखून नहीं हुआ करते। आप यकीन करें कि कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ये लड़की ना सिर्फ बिल्कुल टॉप के ऊपर पहुंच चुकी थी, बल्कि जब ये टॉप के ऊपर पहुंची और उसने बाकायदा नीचे ख़ास तौर पे मेरी तरफ देखना शुरू किया, तो उसकी आंखों से लाल शोले या अंगारे निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। अब एक ऐसी सिचुएशन थी कि मैं मुकम्मल तौर पे पैरालाइज्ड अपने आप को महसूस कर रहा था, लेकिन अल्लाह जानता है कि बस वो शुरू से ही मैंने कुछ कुरानी आयत और सूरतें याद कर रखी थी और शायद इसी वक्त के लिए मेरे घर वालों ने, मेरे वालदेन ने मुझे इस तरह की दुआएं याद करवाई थी। मैंने दिल ही दिल में उन आयत का, उन सूरतों का ना सिर्फ जिक्र करना शुरू किया, बल्कि मैं मुसलसल कोशिश कर रहा था कि उस औरत की तरफ से अपनी आंखें हटा के वापस पलटूं और उस तरफ चला जाऊं जहां पे, यानी गेट के बाहर की तरफ दूसरा गार्ड मौजूद होगा। अल्लाह जानता है कि बड़ी काविश के बाद मैं वहां से मुड़ा और मुड़ने के बाद जब मैं उस गार्ड के पास पहुंचा तो वहां पहुंचते पहुंचते मेरी हालत इस कदर ख़राब हो चुकी थी कि बज़ाहिर उस गार्ड को ऐसा लग रहा था जैसे मेरा ब्लड प्रेशर लो हो चुका है। खैर, उसके बाद जब मैं पहुंचा मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ा और मैंने उसको कांपते हुए जैसे तैसे उस औरत के बारे में बताया। खैर, ये सुनने के बाद वो कहने लगा कि यहाँ पे अक्सर रात के औकात में इस तरह की लड़की या औरत नज़र आया करती है। तुम पहले गार्ड नहीं हो जिसने इस तरह की किसी मखलूक को यहाँ पे देखा है, बल्कि तुमसे पहले जितने भी लोग यहाँ पे आके जा चुके हैं उनको अंदाज़ा है कि ये मखलूक रात में ख़ास तौर पे 12 बजे के बाद नज़र आया करती है। ये स्टोरी हमें कासिम भाई ने कराची से शेयर की है। ये बताते हैं कि पिछले 30-35 सालों से ये अपनी फैमिली के हमरा कराची में शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर आपसे 30-40 साल पुरानी बात की जाए तो इनकी जो फैमिली थी या इनका जो बैकग्राउंड था वो इंटीरियर सिंध के एक गांव से मिला हुआ था। ये लोग बुनियादी तौर पे सिंध के रहने वाले थे और जैसे जैसे तब्दीली आती चली गई, हालात बेहतर होते चले गए, तो आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी जो फैमिली है वो एक एक करके कराची के अंदर शिफ्ट हो गई। ये बताते हैं कि जब हम कराची में शिफ्ट हो चुके थे उसके बाद काफ़ी अरसा हो चुका था कि हमारा अपने गांव में जाना नहीं हुआ था। इसी तरह मेरा ख्याल है कि 1993 चल रहा था और इनके चचा अपने दोस्तों के हमरा प्लान कर रहे थे कि जिस गांव के ये रहने वाले हैं, जिस गांव से ये बिलोंग किया करते हैं, क्यों ना अपने दोस्तों के हमरा उस गांव में जाके सर्दी की जो छुट्टियां हैं वो गुजारी जाएं। दिसंबर का एंड चल रहा था, जनवरी शुरू होने वाला था और अगर आप कराची के मुकाबले में इंटीरियर सिंध की या ख़ास तौर पे गांव की बात करें तो वहाँ पे जो सर्दी होती है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा हुआ करती है। खैर, काफ़ी सोच विचार के बाद और काफ़ी बहस के बाद यह तय हुआ कि ये लोग 28 दिसंबर को कराची से अपने गांव के लिए रवाना होंगे। प्लान ये था कि दिन के अंदर निकलेंगे ताकि शाम तक या रात तक वहाँ पे पहुँच सकें और वहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा आराम करेंगे और अगले दिन से घूमना फिरना शुरू कर देंगे। अब इनमें जो कुछ दोस्त थे उनका ताल्लुक़ कराची से था और आमतौर पे जो कराची के लोग हैं उनका इतना ज़्यादा गाँव के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ करता। तो चाचू के जो दोस्त थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और वो वेट कर रहे थे कि कैसे हम जल्द से जल्द गांव पहुंच सकें। खैर, इन लोगों ने जब सफ़र का आगाज़ किया तो अपने टाइम पे निकले और बिला आखिर रात के तकरीबन 9-9:30 बजे तक शदीद सर्दी के आलम में गांव पहुंच गए। अब गांव में पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया गया था तो इनके लिए रिहाइश का, खाने का इंतज़ाम कर दिया गया था। ये बताते हैं कि हम लोग फ़्रेश वगैरह हुए और फ़्रेश होने के बाद जब हम लोगों ने खाना वगैरह खाया
तो रात के तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम हो चुका था। अब कराची वाले उस वक्त भी अगर आप उस दौर की भी बात करें तो आमतौर पे कराची के लोग इतनी जल्दी नहीं सोया करते थे। और वैसे भी जो कराची के इनके दोस्त थे वो क्योंकि पहली दफ़ा विलेज गए थे, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा धुंध मौजूद थी, तो इन लोगों की कोशिश थी कि रात के इस पहर में यानी रात के 12-1 बजे थोड़ी देर के लिए खेतों का चक्कर लगाया जाए। लेकिन मेरे चचा बज़िद थे कि इतनी रात में खेतों में जाना, वहाँ जाके एक्सप्लोर करना ठीक नहीं है। खैर एक एक करके ये जितने भी दोस्त थे सोते चले गए और इनके साथ साथ जो चचा थे उनकी भी आंख लग गई। लेकिन अजीब बात ये थी कि इन दोस्तों में जो एक दोस्त था जिनका नाम जमाल था, उनको काफ़ी करवटें बदलने के बावजूद नींद नहीं आ रही थी। खैर जब उन्होंने काफ़ी देर कोशिश की और उनको नींद नहीं आई तो एज़ यूजुअली वो सिगरेट का डब्बा लेके अपने कमरे से बाहर निकलते चले आए और बिलाखिर जहाँ सामने खेत ही खेत मौजूद थे उस रोड के ऊपर खड़े होके सिगरेट पीना शुरू कर दी। ये बताते हैं कि मैं वहाँ पे तकरीबन 20 या 25 मिनट तक खड़ा रहा। हल्की हल्की सी धुंध मौजूद थी, शदीद सर्दी हो रही थी और एक अजीब सा अच्छा सा एहसास था जो इनको महसूस हो रहा था। अब जैसे ही इनको खड़े हुए 15 या 20 मिनट गुजरे तो ये बताते हैं कि इनको ऐसा लगा जैसे खेतों के हिलने की आवाज़ आ रही है या फिर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मौजूद है जो खेतों को मूव कर रहा है और उनको क्रॉस करता हुआ इनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि ना ही वो सिमत नज़र आ रही थी और ना ही कहीं पे वो पत्ते या खेत हिलते हुए नज़र आ रहे थे। काफ़ी देर तक ये वेट करते रहे कि शायद अब सामने कोई आएगा, उनको पता चलेगा कि कौन है जो खेतों से होता हुआ यहाँ पे आ रहा है। खैर कुछ देर के बाद ना सिर्फ ये एहसास ख़त्म हो गया बल्कि अब लग रहा था जैसे कोई भी मौजूद नहीं है। चाचू के दोस्त बताते हैं कि मैं अभी मुड़ के वापस कमरे की तरफ आने वाला था कि मुझे एकदम से संदल की सी खुशबू आना शुरू हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ धीमी धीमी सी खुशबू है जो मुसलसल न सिर्फ मेरे वजूद को मुअत्तर कर रही है बल्कि एक अजीब सी अट्रैक्शन है जो उस खुशबू के अंदर मौजूद है। मुसलसल मैं उस खुशबू की जगह को या जहाँ से वो खुशबू आ रही थी उसको तलाश करने की कोशिश कर रहा था। किसी दौरानिए में मुझे एकदम से किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आना शुरू हुई। ये जो आवाज़ थी ये इतनी ज़बरदस्त आवाज़ थी, इतनी सुरीली आवाज़ थी कि मुसलसल अपनी जो मेरी तवज्जो है वो सिर्फ उसकी तरफ जा रही थी और दिल चाह रहा था कि जो भी इस गाने को गुनगुना रहा है या जो भी गुनगुना रहा है मैं किसी भी सूरत उसके पास पहुंच जाऊं और काफ़ी देर तक उसकी सुरीली आवाज़ में उस गाने को या जो भी वो गुनगुना रहा है उसको सुनता चला जाऊं। हैरानकुन बात यह थी कि ये जो आवाज़ थी ये बज़ाहिर एक औरत की आवाज़ थी और ये जहाँ से आवाज़ आ रही थी ऐसा लग रहा था जहाँ पे खेत मौजूद हैं लेफ़्ट साइड पे जो हिस्सा है वहाँ से आवाज़ आ रही है। मेरा दिल कह रहा था कि मैं उस तरफ बढ़ता चला जाऊँ और जाके देखूँ कि आखिर कौन है जो इतनी रात में इतनी प्यारी आवाज़ में गुनगुना रहा है। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि ना ही मेरे पास कोई टॉर्च लाइट मौजूद थी, ना ही किसी भी किस्म की रोशनी का इंतज़ाम था। हाँ मेरे पास माचिस वगैरह मौजूद थी और कुछ लकड़ियाँ थीं जिनको मैं जला के आगे बढ़ सकता था। खैर अगले ही लम्हे मैंने उस आवाज़ को फॉलो करना शुरू किया और जैसे जैसे मैं उस आवाज़ को फॉलो कर रहा था यानी उसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा था मुसलसल ये जो खुशबू थी ये बढ़ती चली जा रही थी और अब मुझे लगने लगा था जैसे मैं मुकम्मल तौर पे इस खुशबू या इस आवाज़ के सहर में मुब्तला हो चुका हूँ। तकरीबन 15 या 20 मिनट तक मुसलसल मैं उस तरफ चलता रहा और बिलाखिर तब कहीं जाके मुझे ऐसा लगा कि एक जगह जहाँ पे खेत मौजूद नहीं है उस जगह के दरमियान में एक औरत बज़ाहिर लाल कलर की साड़ी पहने हुए खड़ी हुई है। उसका जो मुंह है वो दूसरी तरफ है जबकि मैं बैक साइड की तरफ से यानी उसकी कमर के हिस्से की तरफ से उसको देख पा रहा हूँ। आप यकीन करें उस औरत के जो बाल थे वो इस कदर लंबे और इस कदर घने बाल थे कि वो बाकायदा ज़मीन को छू रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पे खड़े होके मुसलसल गुनगुनाती चली जा रही है। यहाँ पे इस जगह पे इतना अंधेरा मौजूद था लेकिन उसके बावजूद भी वो जो औरत थी ये उसके जिस्म का जो भी एक एक हिस्सा था ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर कोई नूर तारी हो चुका है
और एक अजीब सी रोशनी सी है जो उसके गिर्द मौजूद है। इसी दौरानिए में जबकि मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था, उस औरत ने आहिस्ता आहिस्ता करके पलटना शुरू किया। और जैसे जैसे उस औरत ने पलटना शुरू किया और जब मैंने पहली दफ़ा उसके चेहरे पे नज़र डाली तो उसका चेहरा इस कदर हसीन चेहरा था कि मैं चाहने के बावजूद भी उसके चेहरे के ऊपर से अपनी आंखों को या अपनी नज़रों को नहीं हटा पा रहा था। वो मुझसे बेखबर मेरी तरफ देखे बगैर मुसलसल ना सिर्फ गुनगुना रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि अब वो जिस तरह गुनगुना रही है, मेरे बस में नहीं है कि मैं किसी भी तरह उसके करीब पहुंच जाऊं और उसको थाम लूं। एक अजीब सी दीवानों की सी मेरी कैफियत थी और मैं खुद अपने इख्तियार में नहीं था। हालांकि दोस्त कहा करते थे कि मैं आसाबी तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूत था और इतनी जल्दी किसी की तरफ माइल होना या किसी का दीवाना हो जाना मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं था। बहरहाल इसी दौरानी में जब वो मुसलसल किसी और सिमत में देख के गुनगुना रही थी तो मैंने सोचा कि मैं उसको मुखातिब करूं, उससे पूछूं कि तुम यहाँ पे इतनी रात में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें इस सर्दी में, इस वीराने में, इस सुनसान जगह पे खड़े होने से डर नहीं लगता? और ऐसा ही हुआ कि अगले ही लम्हे मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो? अजीब बात यह थी कि जब मैंने उस औरत से ये सवाल किया तो बजाय इसके वो जवाब देती या मेरी तरफ देखती, मुसलसल वो किसी और सिमत में देखती चली जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसने मेरे सवाल को सुना ही ना हो। अब मैंने दोबारा से जब उसको मुखातिब किया और उससे पूछने की कोशिश की कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो उसने एकदम से पीछे की तरफ, यानी जिस तरफ उसका मुंह था, चलना शुरू कर दिया। अब मुझे लगा कि ये जो भी औरत है, या तो ये मेरी बात का जवाब देना नहीं चाहती या फिर शायद ये मुझसे शर्मा रही है। खैर कुछ देर तक मैं मुसलसल उसको देखता चला गया और उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं यहाँ से मुड़ता हूँ और वापस जहाँ से आया था उस तरफ चलना शुरू कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ये सोचा और जैसे ही मैं पलटा तो उस औरत ने बाकायदा मेरा नाम लेके मुझे मुखातिब किया और उसने मुझे कहा कि तुम मुझसे मेरा जवाब लिए बगैर वापस जाना चाहते हो। अब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मैं इसको ना जानता था, ना मैंने इससे पहले ज़िंदगी में इसको कभी देखा था, ना मेरे इससे कभी किसी भी किस्म का इंट्रैक्शन था। तो भला ये मेरे नाम को या मेरे बारे में किस तरह जाना करती थी? अब जैसे ही उसने मेरा नाम लेके मुझे मुखातिब किया तो मुझे एकदम से अपने जिस्म में सर्दी का सा एहसास हुआ। एक अजीब सी कपकपी थी जो मुझ पे तारी हुई और अब मुझे लग रहा था कि मामला ठीक नहीं है। और ऐसे ही हुआ कि अगले ही लम्हे उस औरत ने बजाय उस तरफ बढ़ने के मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। अब जैसे जैसे वो औरत मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी, मुसलसल छन 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 इस तरह की आवाज़ आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसने घुंघरू या पायल पहन रखे हों। अजीब बात यह थी कि मैं इतनी देर से उसके सामने मौजूद था, लेकिन एक लम्हे के लिए भी मैंने उसके पैरों पे या उसके नीचे के हिस्से पे गौर नहीं किया था। या हो सकता है कि उसके जो बाल थे, उन बालों के अंदर उस वक्त उसके पैर नज़र नहीं आ रहे हों। खैर इसी दौरानिए में जब मुझे ये पायल, ये घुंघरू की आवाज़ आना शुरू हुई और मैंने स्पेसिफिकली नीचे की तरफ, यानी उसके पाँव की तरफ देखना शुरू किया, तो अब मैंने देखा कि उस औरत के जो पाँव थे कुछ अजीब तरीके से टेढ़े थे। उसकी जो उंगलियां थीं वो पीछे की तरफ मौजूद थीं, जबकि उसकी जो एड़ियां थीं वो आगे की तरफ मौजूद थीं। कुछ देर तक तो मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके पाँव उल्टे हैं या उसकी गर्दन मुड़ी हुई है। खैर गए वक्तों में हमारे चचा के इस दोस्त ने अपने बुज़ुर्गों से सुन रखा था कि रात के औकात में, अंधेरे में, वीराने में, ख़ास तौर पे खेतों में अगर इस तरह की कोई औरत नज़र आती है और उसके पाँव उल्टे होते हैं तो इसका मतलब है कि आपका सामना किसी चुड़ैल या पिछल पैरी से हो चुका है। अब हमारे चाचा के दोस्त ने मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और जितना तेज़ी से हो सकता था उस रूम की तरफ या वहाँ पे बढ़ना शुरू कर दिया जहाँ पे बाकी सारे मौजूद थे। यह सफ़र जो कि 15 या 20 मिनट का सफ़र था, ऐसा लग रहा था जैसे 1 या 2 घंटे के सफ़र में तब्दील हो चुका है। और जैसे तैसे गिरते पड़ते जब ये अपने बाकी दोस्तों, यानी कि हमारे चाचा वगैरह के पास पहुँचे
तो वहाँ आके एकदम से गिर के बेहोश हो गए। अल्लाह अल्लाह करके जब इनको फजर की नमाज के बाद होश आया तो इनको शदीद सर्दी लग रही थी और वाकई में इनको 102 103 बुखार हो चुका था। खैर फजर की नमाज के बाद उस गांव के जो भी इमाम साहब थे उनसे रब्ता किया गया और उनसे रब्ता करने के बाद मेरे चचा ने अपने इस दोस्त पे दम दुरूद करवाया। ये ट्रिप जो कि 3-4 दिनों पे मुश्तमिल था, इसको शॉर्ट करके 2 या 3 दिन के लिए कर दिया गया और सारे के सारे दोस्त ना सिर्फ वापस आ गए बल्कि वापस आने के बाद भी उन दोस्त को यानी चचा के जो दोस्त थे तकरीबन 15 या 20 दिन तक शदीद बुखार रहा। आज भी चचा बताते हैं कि हमारा जो गांव था यानी जहाँ पे हमारे आबा व अजदाद रहा करते थे, उसके इस हिस्से में जहाँ पे उस दिन वो औरत नज़र आई थी, रात के औकात में अक्सर एक औरत नज़र आया करती है और वो भी इसी तरह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को इंटरेक्ट करने की या अट्रैक्ट करने की कोशिश किया करती है।